हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका लूसेंट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 देखने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपका मिसलेनियस टॉपिक के ऊपर है, यानी कि जो भी क्वेश्चंस इसमें आप देखोगे इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके रिपीटेड होंगे, जो इस चैप्टर के पहले आने वाले चैप्टर्स में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें क्या है, रिपीटेड हैं आपके। जहाँ पर ज़रूरत होगी मतलब इसके बारे में एक्सप्लेन करने की, तो मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये एंशिएंट इंडिया आज आपका कंप्लीट होने वाला है। मुझे लगता है कि एंशिएंट हिस्ट्री को मैं काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाया हूँ। जितने सारे नॉलेज होने चाहिए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं हर क्वेश्चन को अच्छे से डील किया हूँ। तो आप मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट है, किसी और बुक से पढ़ने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। आप इतना ही प्रैक्टिस कर लोगे तो इससे बाहर कहीं पूछेगा नहीं, इतना तो एकदम विश्वस्त रहो आप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पर्सनल गाइडेंस को। जिनको भी ज्वाइन करना है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे, सिंपली लिखोगे पर्सनल गाइडेंस। इसमें क्या है, इसमें है कि मैं आपको पहले ये टास्क देता हूँ, उसके बाद उसी टास्क के बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट लेता हूँ। ठीक है, और ख़ास करके वोकैबुलरी अभी आपको मैं सिखाता हूँ इस पर्सनल गाइडेंस के अंदर। आपके पर्सनल डाउट्स जितने होते हैं ग्रामर वगैरह में, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जितना भी लेक्चर्स है इंग्लिश के, खास करके इस चैनल पे, इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नाम से एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैं कमेंट में दे दिया हूँ, तो वहाँ से जा करके आप उसको डाउनलोड कर लेना, आराम से रिवीजन करना, पढ़ाई करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि हु डिसाइफर्ड द ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट्स। ब्राह्मी और खरोष्टी जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, इसके बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो ज़्यादा यहाँ पर डिटेल नहीं देखेंगे। बस देखेंगे कि इसको किसने डिकोड किया, किसने डिसाइफर किया, किसने इसको पढ़ने की कोशिश किया फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो डिसाइफर किया है इसको, ये किया है जेम्स प्रिंसेप नाम के एक व्यक्ति ने। तो डी नंबर इसका आंसर है, याद रखना। जेम्स प्रिंसेप ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने की कोशिश की थी और इसको डिसाइफर भी किया, डिकोड भी किया। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू द पेंटिंग ऑफ अजंता डिपिक्ट। अजंता का जो केव है, गुफा है, उसमें जो भी पेंटिंग है वो किस चीज़ के बारे में आपको बता रहा है, किस चीज़ के बारे में डिपिक्ट कर रहा है। रामायण, जातक, महाभारत, पंचतंत्र के बारे में। तो इसका आंसर आपका जातक कथा के बारे में यहाँ पर चित्रण किया गया है इस अजंता गुफा में। जितने सारे पेंटिंग है, तो जातक कथा किससे रिलेटेड है, जातक कथा आपका रिलेटेड है बुद्धिज़्म से। ठीक, तो याद रखना कि अजंता में जातक कथा के बारे में है, और एलोरा में साथ साथ में ये भी याद रखो, अजंता में तो देख लिए जातक कथा के बारे में है और ये सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज़्म के बारे में है। एलोरा का यहाँ पर क्या है, एलोरा में हिंदुइज्म के बारे में भी है, जैनिज़्म के बारे में भी है और बुद्धिज़्म के बारे में भी है। तीनों के बारे में कहाँ है, एलोरा में, और अजंता में सिर्फ बुद्धिज़्म के बारे में। तो दूसरा का सी नंबर आंसर आपका करेक्ट है। तीसरा है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग पर्टेन्स टू। अजंता का जो पेंटिंग है, इसका जो मुख्य सब्जेक्ट है वो किससे रिलेटेड है, किससे पर्टेन करता है। तो ये है आपका बुद्धिज़्म से, अभी बताया, तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वेयर डिड द गेम ऑफ चेस ओरिजिनेट। चेस का खेल का आविष्कार कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर इसका जन्म हुआ है, तो इंडिया में ही हुआ है। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिर है यहाँ पर चेस मतलब शतरंज। ठीक है, तो आनंद स्वामीनाथन इस टाइप के एक जो चेस के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, आप लोग जानते होंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिफ्थ नंबर में दिया है, द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल्स एट एलोरा। कल देखे थे हम लोग रॉक कट टेम्पल्स कहाँ के बारे में, महाबलीपुरम के बारे में, जो पल्लवा डायनेस्टी ने बनाया था। यहाँ पर एलोरा के बारे में बोल रहा है कि यहाँ पर जो केव्स है ये किसके बारे में बताता है, तो ये बताता है हिंदुइज्म, बुद्धिस्ट और जैन तीनों के बारे में बताता है। तो पांचवा का कौन सा आंसर होगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द पंचतंत्र रिटन। पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा ने लिखे हैं, तो ये किस पीरियड में लिखा गया, इसके बारे में पूछा है। तो ये लिखा गया है गुप्ता पीरियड में। ठीक है, तो पंचतंत्र को कब लिखा गया, गुप्ता पीरियड में। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सेवेंथ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ इस्लाम इज एसोसिएटेड विथ द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। तो जानते हो कि उनके जो कुरान है ना, होली कुरान,
तो 7 का आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे है, मैच करने वाला है, देखते हैं मैच करने में क्या पूछा है आपसे, पार्क है या फिर मॉन्यूमेंट है, किस स्टेट में है। तो देखते हैं यहाँ पर किस स्टेट में है। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर है कजुगुमलाई, ठीक है, कजुगमलाई, अन्नामलाई, कजुगमलाई, मलाई वाला शब्द जहाँ पर आपको देखने को मिल जाए, आंख बंद करके तमिलनाडु पर आप टिक लगा दोगे, ठीक है। तो तमिलनाडु इसका क्या होगा, आंसर होगा। ए का तीसरा हो जाएगा यहाँ पर। फिर है मांडू कहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर और कौन कौन से हैं जानने लायक। यहाँ पर है पालीताना, पालीताना कहाँ है आपका, तो ये है आपका गुजरात में, ध्यान रखोगे। फिर रनकपुर कहाँ है, रनकपुर आपका राजस्थान में है। तो मैच करते जाना, ए का आपका 3 हो गया आपका यहाँ। बी कहाँ है, मांडू आपका मध्य प्रदेश में है, मांडू कहाँ है, मध्य प्रदेश में, तो बी का आपका दूसरा हो जाएगा। सी का आपका पहला हो जाएगा और डी का आपका 5वां हो जाएगा। तो देख लो 3 2 1 5, 3 2 1 5 चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। 3 2 1 5 कहाँ पर है, 3 2 1 5 सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, प्राचीनतम यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं, ये कहाँ पर लोकेटेड है भाई, तो ये पाकिस्तान में लोकेटेड है, ठीक है। तो 9 का आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 10th में क्या पूछा है, यहाँ पूछा है भगवतिज्म, भगवतिज्म मतलब भागवत से रिलेटेड, भागवत एक ग्रंथ है, तो इसको कृष्ण भगवान से भी एसोसिएट करके देखा जाता है, जिसको कहते हैं कृष्णविज्म, ठीक है, इस टाइप से भी उनको कहा जाता है भागवतिज्म को। तो इसमें मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है या फिर विष्णु से रिलेटेड है, क्योंकि विष्णु के अवतार ही हैं कौन, विष्णु के अवतार ही हैं आपके भगवान श्री कृष्ण, या फिर कृष्ण के अवतार हैं भगवान विष्णु, तो इस तरीके से भी सोच सकते हो। तो इसमें मुख्य रूप से विष्णु भगवान के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो 10th का आंसर डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। दूसरी बात और समझना कि एक वैष्णविज्म होता है ना, वैष्णववाद, तो वैष्णव का ही हिस्सा है आपका क्या, भगवतिज्म, आप फिर कह लो कि भगवतिज्म का ही हिस्सा है वैष्णविज्म, तो उस तरीके से भी कैच कर सकते थे कि भगवान विष्णु के बारे में ये, तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 11 तो आप कई बार रिपीट हो चुका है कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था और ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो आज मैं इसका कन्फ्यूजन भी दूर कर देता हूँ, दोनों में ही कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर ह्वेनसांग है आपका एच से स्टार्ट, तो बस इसका याद रख लो कि एच से हर्षवर्धन होता है, तो देख लो हर्षवर्धन कहाँ पर ऑप्शन में है, सिर्फ डी नंबर ऑप्शन में है, यानी कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। फाहियान एक बच जाता है, तो इसका याद रख लो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त किए थे ये, और ये कौन से चंद्रगुप्त हैं, ये मौर्य डायनेस्टी वाले नहीं हैं, ये गुप्त डायनेस्टी वाले हैं, और ये द्वितीय नंबर वाले हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का ही दूसरा नाम है विक्रमादित्य, तो याद रखना कि फाहियान आया था कहाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में या फिर विक्रमादित्य के टाइम में, तो डी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बस ह्वेनसांग को याद रखो, फाहियान अपने आप याद रह जाएगा आपका, ठीक है। तो 11 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 12 में बोला द डेसिमल सिस्टम वॉज फर्स्ट नोन इन इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ, तो कब डेसिमल सिस्टम को स्टार्ट किया गया, तो 5th सेंचुरी एडी में, डी नंबर डायरेक्ट आंसर है आपका, 12 का डी नंबर याद रख लेना। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मेडिसिन, तो इंडियन मेडिसिन का जो आयुर्वेद का जो इंसाइक्लोपीडिया समझा जाता है, वो किसको समझा जाता है, चरक संहिता को, जिसको ऋषि चरक ने लिखा था। तो 13 का ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, चरक संहिता को याद रखना, महर्षि चरक ने लिखा था, इसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एंशिएंट मेडिसिन कह लो या फिर इंडियन मेडिसिन कह लो, यही माना जाता है। 14 नंबर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र को, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर क्या है, हला है, इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं, इसको हिंदी में पढ़ते हैं हाल, ठीक है, इसका दूसरा नाम है शालीवाहन जिसको कहते हैं, तो हाल कह लो या फिर शालीवाहन कह लो। ये क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं गाथा सप्तसती, ठीक, गाथा सप्तसती, तो इसको याद रखना कि इसको किसने लिखा है,
तो हाल ने लिखा है, फिर शालिवाहन ने लिखा है, ये भी आपका करेक्ट है। फिर दिया है बाणभट्ट और यहाँ पर है बुद्धचरित, तो बुद्धचरित या फिर बुद्धचरितम को किसने लिखा था? अश्वघोष ने लिखा था, बाणभट्ट ने नहीं लिखा था। तो नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। बाणभट्ट के दो प्रमुख संरचनाएं कौन कौन है, मतलब रचनाएं कौन कौन है, संरचना नहीं रचना कौन कौन है? तो एक है हर्षचरितम जो राजा हर्षवर्धन के बारे में लिखे हैं, और दूसरा है कादम्बरी जो अधूरा रह गया था, इनके पुत्र बाणभट्ट आकर के पूरा करते हैं उसको। तो कादम्बरी और हर्षचरितम दोनों किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा, तो याद रखना। और बुद्धचरितम किसके द्वारा लिखा गया है? अश्वघोष के द्वारा। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। कालिदास का हम लोग जानते हैं अभिज्ञान शकुंतलम, तो कालिदास के जितनी रचनाएं हैं लगभग हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में देख ही चुके हैं, ठीक है। तो डी याद रखना, अभिज्ञान शकुंतलम। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी नंबर है, जो कि करेक्टली मैच नहीं है। बाणभट्ट लिखे हैं हर्षचरितम और कादम्बरी, और बुद्धचरितम लिखा गया है अश्वघोष के द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि कौन से फॉरेन विजिटर्स जो थे इंडिया में, इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको क्या करना है, इसको रखना है, ठीक। तो ज़रा देखिए मेगास्थनीज कब आए थे भाई? मेगास्थनीज के बारे में, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मेगास्थनीज आए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और ये बीसी में आए थे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र हो जाए इसका मतलब बीसी समझ लेना। उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आया था आपका, उसके बाद फाह्यान आया था। फाह्यान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था, लगभग 399 एडी में, ठीक है। तो ये बीसी हो गया। फिर 399 एडी में उसके बाद आपका कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम में, तो हम लोग जानते हैं हर्षवर्धन को आखिरी चैप्टर में पढ़े हैं, मतलब वर्धन डायनेस्टी में। तो जाहिर सी बात है कि ये गुप्ता डायनेस्टी के बाद ही आया होगा, है ना। तो फाह्यान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में, तो हर्षवर्धन के टाइम में ह्वेनसांग, इसका मतलब फाह्यान के बाद ह्वेनसांग आया होगा। वैसे भी ह्वेनसांग आया कब था? 630 एडी में। 630 एडी में, ये काफ़ी डिटेल में मैं बताया हूँ इस सब के बारे में। फिर अल बरूनी आता है कब? अल बरूनी आता है आपका 1017 मतलब 1017 एडी में। किसके साथ आया था ये? तो ये आया था महमूद गजनी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट जो क्रोनोलॉजी है वो क्या है? पहला आया था 4th नंबर वाला मेगास्थनीज 4231 मतलब सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 15 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर देखते हैं। द फर्स्ट मेजर इंस्क्रिप्शन इन क्लासिकल संस्कृत इज़ दैट ऑफ। अब जितने इंस्क्रिप्शन है तो फर्स्ट कौन सा मेजर इंस्क्रिप्शन है जिसमें संस्कृत से ही पूरा, मतलब अच्छे तरीके से सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में ही लिखा गया? तो कौन सा इंस्क्रिप्शन है, किसका इंस्क्रिप्शन है? तो 16 नंबर का आपका रुद्र दमन हो जाएगा। तो रुद्र दमन का जो अभिलेख है ये कहाँ है? तो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख जाना जाता है ना। तो जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है ये कहाँ है? गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, गिरनार के आसपास, ठीक है, गिरनार में ही। तो याद रखना रुद्र दमन का जूनागढ़ जो अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, इसको प्योरली इसको संस्कृत में ही लिखा गया है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देख लो कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है। यहाँ पर रूलर बोला है और किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है इसके बारे में। बिंबिसार आपके मगध से थे, बिल्कुल ही करेक्ट है। बिंदुसार किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, मौर्य डायनेस्टी से ही थे। और बिंदुसार के पुत्र कौन हुए? अशोक हुए। तो याद रख सकते हो ABC करके। ए मतलब अशोक, अशोक के पिता थे बिंदुसार, बिंबिसार नहीं बिंदुसार, ठीक है। तो अभी इन दोनों के बारे में ध्यान रखना। बिंबिसार थे मगध डायनेस्टी से और बिंदुसार थे मौर्य डायनेस्टी से, ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। अच्छा, इसका कन्फ्यूजन अभी मैं दूर कर देता हूँ, थोड़ी देर में देखो। तो ABC सीक्वेंस को याद रखना मौर्य डायनेस्टी में कि पहले आए चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, देखो बिंदुसार और बिंबिसार में आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं करोगे पहचानने में, ठीक है। यहाँ बिंदुसार के नाम में लिखा है बिंदु, तो पता है जो इनका नाम पड़ा था बिंदुसार क्यों पड़ा था? क्योंकि जब ये पैदा लिए थे तो जन्म से ही इसके पूरे शरीर में, बिंदुसार के पूरे शरीर में ही बिंदु बिंदु टाइप का पूरा दाग था। और ये किसका असर था पता है? ये असर था जहर का।
तो जहर का असर क्यों पड़ा इनके ऊपर? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौटिल्य, और कौटिल्य बहुत ही मतलब विद्वान, प्रकांड विद्वान जिसको कहते हैं, वैसे व्यक्ति थे। तो वो क्या करते थे कि बचपन से ही चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़े थोड़े भोजन में जहर दिया करते थे। समझ रहे हो? जहर मतलब थोड़ा थोड़ा जहर दिया करते थे, मतलब मरने लायक नहीं, मतलब हर तरीके से उनके बॉडी को ढाला गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बॉडी को इस तरीके से ढाला गया था कौटिल्य के द्वारा कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में वो जीवित रह सकते हैं। तो उसी सोच के साथ उनको बनाना चाहते थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को। तो उनके ब्लड में जो एक प्रभाव आया जहर का, ये इस बच्चे के ऊपर चला गया, बिंदुसार के ऊपर। तो जब ये पैदा लिए तो इसके पूरे शरीर में क्या देखा गया? बिंदु बिंदु टाइप का पूरा दाग था। ठीक है, शायद चंद्रगुप्त मौर्य की जो भी पत्नी रही होंगी तो उनको भी शायद दिया गया होगा। तो इस तरीके से बच्चे के ऊपर असर होता है और इनके पूरे शरीर पर बिंदु बिंदु दाग आ जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा बिंदुसार। तो ध्यान में रखना कि बिंदुसार मौर्य डायनेस्टी से थे, आज के बाद तो कभी भूलोगे नहीं। और बिंबिसार कौन से डायनेस्टी से थे? मगध डायनेस्टी से। अग्निमित्र थे, ये शुंग डायनेस्टी से थे। शशांक तो कन्नौज से नहीं थे, है ना, कन्नौज डायनेस्टी से नहीं थे। शशांक के बारे में पिछले चैप्टर में मैं बता चुका हूँ कि शशांक बंगाल में एक गौड़ डायनेस्टी, यहाँ लिख देता हूँ, GOD नहीं GAUD, ठीक है, गौड़ डायनेस्टी की स्थापना करते हैं शशांक। तो ये कन्नौज डायनेस्टी से नहीं बिलोंग करते थे, तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब नॉट करेक्टली मैच्ड में डी नंबर ऑप्शन है आपका। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर में बोला व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग किंग्स रूल्ड इन इंडिया। कौन कौन से आए देखते हैं। यहाँ पर देखो, स्कंदगुप्त देखते साथ क्या ख्याल आता है कि स्कंदगुप्त आखिरी महान शासक थे किसके? गुप्त डायनेस्टी के। तो हम लोग गुप्ता डायनेस्टी को किस पीरियड में पढ़ते हैं ये तो आपको ध्यान में है ही, है ना। अब जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कनिष्क के बारे में भी हम लोग कब पढ़ते हैं? 100 AD में पढ़ते हैं, जहाँ पर फोर्थ काउंसिल हुआ था बुद्धिज़्म का। तो फिर बिंबिसार के बारे में जानते हैं हम लोग, मगध से ये बिलोंग करते थे। और ये एक है महापद्मानंद, ये भी BC से बिलोंग करते हैं। तो ध्यान में आपको क्या रखना है कि महापद्मानंद BC में पढ़ते हैं हम लोग, मतलब नंद वंश के ये क्या रहते हैं? किंग रहते हैं। और इन्हीं को क्या किया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इनको उतार दिया जाता है अपने कुर्सी से, और फिर मौर्य वंश की ये करते हैं, मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करते हैं कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य मिल करके। तो मौर्य डायनेस्टी से पहले आते हैं महापद्मानंद, है ना, नंदवंश। अब बिंबिसार मगध से रिलेटेड हैं, तो इससे क्या पता चला आपको कि सबसे पहले बिंबिसार आए हैं। ठीक है, बिंबिसार। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा क्रोनोलॉजी में फर्स्ट, फिर महापद्मानंद आते हैं सेकेंड, फिर कनिष्क आते हैं। कनिष्क कौन से डायनेस्टी से थे? कुषाण वंश थे, कुषाण वंश के थे। तीसरा, फिर चौथा, मतलब 1 2 3 4 इसका सीक्वेंस करेक्ट है। तो 18 नंबर का देख लेते हैं कौन सा आंसर होगा। 18 नंबर का आपका 1 2 3 4 यानी कि A नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। यूज़ ऑफ वाइट मार्बल, लॉन्ग लेग्स एंड स्लेंडर फ्रेम्स, ह्यूमन बीइंग एज सेंट्रल कैरेक्टर्स एंड प्रोमिनेंस ऑफ किंग्स, princes and places were the characteristic features of which one of the following ancient art forms of India। अब ये सारे आर्ट ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट थे, है ना। गंधार, मथुरा, पहाड़ी, अमरावती, ये सब स्कूल ऑफ आर्ट हैं। और स्कूल ऑफ आर्ट का क्या मीनिंग होता है काफ़ी डेप्थ में पढ़ाया हूँ, अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको डायरेक्टली याद रख लो कि जो यूज ऑफ वाइट मार्बल है वो कौन से कला के को शो करता है। लॉन्ग लेग्स मतलब ह्यूमन बीइंग के लंबे लंबे पैर को दिखाया गया है। सिलेंडर फ्रेम्स मतलब पतले फ्रेम को दिखाया गया है। ह्यूमन बीइंग उसका सेंट्रल कैरेक्टर होता है। राजा और प्रिंसेस, राजकुमार, ये सारे को उसमें चित्रण किया जाता था उस कला के अंदर, है ना। तो किस कला से रिलेटेड है? तो ये है आपका अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट से। तो A नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 19 का A नंबर ऑप्शन। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज चाल्कोलिथिक। तो चाल्को का मतलब याद रख लो, कॉपर होता है, C से कॉपर, और लिथिक होता है, स्टोन को बोलते हैं लिथिक। जैसे पढ़े होगे मोनोलिथिक मतलब एक ही लिथिक, एक ही स्टोन को कट कर करके, एक ही रॉक को कट कर करके क्या किया गया? मूर्ति बनाया गया। तो इस तरीके से मोनोलिथिक वर्ड सुने होंगे, यहाँ चाल्कोलिथिक सुन रहे हो। तो चाल्को का मतलब कॉपर और लिथिक का मतलब रॉक और फिर स्टोन। तो C नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो लिथोस वर्ड को आप लोग नहीं भूलना, है ना। लिथोस जो रूट वर्ड होता है, लिथोस का मतलब भी होता है रॉक और फिर स्टोन। चलिए यहाँ तक क्लियर है।
11 यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैच करने वाला है, देख लो। फाइंडिंग, इन्वेंशन, कैलकुलेशन और इंडियन स्कॉलर, कौन से किसकी ये क्या करते हैं, इन्वेंट करते हैं। तो देखते हैं, टाइम टेकन बाय द अर्थ टू ऑर्बिट द सन, मतलब अर्थ को कितना टाइम लगता है सन के चारों ओर घूर्णन करने में। तो ये आपको क्या करना है, बताना है कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज किए थे भास्कराचार्य। तो ध्यान रखना यहाँ पर सन एक वर्ड है, सन मतलब सूरज और भास्कर का मतलब भी सूरज होता है। तो ध्यान रखोगे कि सूरज के चारों ओर अर्थ को कितना टाइम लगता है घूमने में। तो इसकी खोज कौन किए थे, भास्कराचार्य। तो पहला का ए का सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। चेक करते हैं आगे। फिर है कैलकुलेशन ऑफ पाई। तो कैलकुलेशन ऑफ पाई जो है ये करते हैं बोधायन, ठीक है। कौन करते हैं, बोधायन। तो तीसरा देख लो यहाँ पर कौन है, तीसरा इसमें है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इन्वेंशन ऑफ द डिजिट जीरो, हम लोग जानते हैं पहले से बचपन से, आर्यभट्ट, है ना। फिर है द गेम ऑफ स्नैक्स एंड लैडर्स, जो लूडो वाला में एक सेकंड जो चैप्टर कह लो, सेकंड जो एक और गेम रहता है ना, सांप और सीढ़ी वाला, उसकी खोज किसने की भाई, उसको किसने बनाया। तो उसको ज्ञानदेव नाम के व्यक्ति ने बनाया। तो 4th नंबर है, मतलब सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो ध्यान में रखना कि सूरज के चारों ओर अर्थ को कितना टाइम लगता है, ये किसने बताया, भास्कराचार्य ने बताया। कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ पाई किसने, इसको बोधायन ने। इन्वेंशन ऑफ डिजिट जीरो ये आर्यभट्ट ने। और स्नैक्स और लेडर्स गेम को किसने खोजा, तो ज्ञानदेव ने, ठीक है। खोजा नहीं मतलब बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन, सीरियल्स मतलब जो आपके अनाज होते हैं, जो आपके दलहन होते हैं खास करके, है ना। तो दलहन को सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया इसकी खेती को, तो इसको स्टार्ट किया गया आपका नियोलिथिक एज में, नियोलिथिक एज में। मुझे लगता है ये क्वेश्चन रिपीटेड है आपका, तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। कार्बन डेटिंग इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ, किसकी एज को फाइंड आउट करते हैं हम लोग कार्बन डेटिंग के थ्रू, कार्बन 14 जो होता है उसके थ्रू, C12 C14 है ना, C14 के थ्रू। तो ये फॉसिल्स के एज को, फॉसिल का हिंदी आप लोग मुझे बता दोगे कमेंट में अगर किसी को आता है तो 23 नंबर का ए नंबर आंसर है। फॉसिल्स के एज को पता करते हैं हम कार्बन डेटिंग मेथड से। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। इसको डायरेक्टली याद रख लो, यूपीएससी का पेपर में पूछा गया है 2012 में। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो भी सर्जरी में जितने सारे टूल्स लगते हैं, इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, वर इन कॉमन यूज बाय 1st सेंचुरी एडी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ट्रांसपोर्ट नहीं होना चाहिए, ट्रांसप्लांट होना चाहिए। ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी हैड बिगन बाय द बिगिनिंग ऑफ 3rd सेंचुरी एडी। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है आपका। तीसरा नंबर करेक्ट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल, मतलब साइन थीटा वाली बात कह रहा है, ये वॉज नॉन इन 5th सेंचुरी एडी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो भी आप लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हो 1st, 2nd, फिर 3rd, 4th, है ना, ऑल स्टूडेंट टू स्कूल वाला जो पढ़े थे आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में, वही वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बोल रहा है कि इसको कब जाना गया भाई, 7th सेंचुरी एडी में। तो ये भी आपका करेक्ट है, मतलब पहला, तीसरा और चौथा करेक्ट है, दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट नहीं है। मतलब ऐसे क्वेश्चन को हमारे भाषा में थेथर क्वेश्चन कहा जाता है, मतलब जिसका योर छोर नहीं है, सिलेबस से पता नहीं कहाँ से पूछ देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन का उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, बस पूछ दिया है तो ध्यान में रखना, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसको रट्टा मारने मत बैठ जाना, कभी दोबारा पूछा नहीं जाएगा, ठीक। तो चलते हैं आगे, आखिरी क्वेश्चन ये, हाउ मेनी तरंगास आर इन राज तरंगनी ऑफ कल्हान। राज तरंगनी को किसने लिखा, कल्हान ने लिखा। किसके बारे में लिखा गया है, तो ये वहाँ के राजाओं के बारे में, नदियों के बारे में, वहाँ के ज्योग्राफिकल जो फीचर्स था कश्मीर का, उसके बारे में लिखा गया है, वहाँ के किंग्स के बारे में लिखा गया है। इसको बोला गया इसमें कितने तरंग थे, तरंग कहने का मतलब चैप्टर, कितने चैप्टर्स थे, कितने अध्याय थे। तो इसमें 8 अध्याय थे, 8 चैप्टर्स थे, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो सारे क्वेश्चन हम लोग देख लिए एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड, एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ा नहीं हूँ और सबको बेहतरीन लेवल से, बेहतरीन तरीके से मैं बताया हूँ, पूरा डेप्थ में बताया हूँ, और आपके बुक में कहाँ कहाँ एरर दे रखा था सबको मैं करेक्ट करते हुए बताते आया हूँ।
तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी को, ठीक है। तो ध्यान रखना, ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक करना भाई, शेयर करना, कमेंट भी करना जो भी आपको लगे, जैसा भी लगे कि बढ़िया लग रहा है कि नहीं ऐसा पढ़ने में, कि बस आंसर बताते चलूँ और फिर ऐसे ही डेप्थ में बताऊँ। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।